इसको हम पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं, कांच का अपवर्तनांक। क्या पढ़ते हैं? कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष। कांच का क्या है भैया? अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। बात समझ में आ रही भैया? वैसे यहां पे भी कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष। इसको हम पढ़ेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला बनाने की ट्रिक है। देखिए वो ट्रिक क्या है। जैसे अगर कहीं पे लिखा है WNG बराबर, तो आप पहले लगाएंगे डिवाइड। क्या लगाएंगे? डिवाइड। ऊपर n नीचे n, जो पीछे है उसे ऊपर, जो पीछे उसे ऊपर, जो आगे उसे नीचे, और आगे कुछ नहीं तो हवा चपका दो। क्या चपका दो? हवा चपका दो। तो ये हमारे पास बन गया एक फॉर्मूला। ठीक ऐसा ही देखिएगा, जैसे लिखा है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष। तो सबसे पहले लगाया आपने डिवाइड, ऊपर n नीचे n, जो पीछे उसे ऊपर, जो आगे उसे नीचे, आगे कुछ नहीं तो हवा चपकाएं। क्या चपकाएंगे आप? हवा चपकाएंगे। ठीक है भैया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, एक इस पे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल में सबसे पहले दिया है पानी और कांच का वायु के सापेक्ष में अपवर्तनांक दिया है 4/3 और 3/2 है। क्रमशः पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जीवन में अगर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो लिख दो दिया है कि। इतनी हिम्मत करके क्या लिख दो? दिया है कि। अब दिया है कि में क्या क्या लिखा है भैया? दिया है कि में लिखा है पानी का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो आप यहां लिखेंगे क्या भैया? पानी का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है, जिसको हम प्रदर्शित करेंगे किससे? ANW बराबर कितना? 4/3। उसके बाद हमें दिया है कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो यहां पे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का वायु के सापेक्ष। मैंने यहां सापेक्ष नहीं लिखा, आप लिख लीजिएगा पानी का अपवर्तनांक भी से हम बोल सकते हैं क्योंकि आगे वायु लगा है। तो कांच का वायु के सापेक्ष क्या भैया? अपवर्तनांक, या इसे हम सिंपली लिख सकते हैं कांच का अपवर्तनांक। तो ये है ANG। इसकी वैल्यू कितनी है? 3/2। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पानी के सापेक्ष कांच। तो भैया पानी के सापेक्ष कांच का क्या निकालना है? अपवर्तनांक। क्या निकालना है? अपवर्तनांक। तो ये आएगा भैया WNG बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हम यहां पे फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला बनाने का तरीका क्या बनाया हमको कि WNG डिवाइड लगाएं, जो पीछे है पहले ऊपर एन नीचे, ऊपर एन नीचे एन, जो पीछे उसे ऊपर, जो आगे उसे नीचे, और आगे कुछ नहीं तो क्या चपका दो? हवा चपका दो। अब इसकी वैल्यू कितनी है? तो इसकी वैल्यू दी हुई है ANG की 3/2 और ANW की वैल्यू दी है 4/3। हम यहाँ पे क्या करेंगे? पास वाला पास वाले के साथ, दूर वाला दूर वाले के साथ, तो आंसर मिलेगा 9/8। 9/8 ये हमारा अंतिम फाइनल आंसर है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कि ये आता कैसे है। मैंने तो बता दिया कि बटा लगाइए, ऊपर एन नीचे एन, जो पीछे उसे ऊपर, जो आगे उसे नीचे, आगे कुछ नहीं तो हवा चपका दीजिए, ठीक है। लेकिन अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में देखिए क्या है। ये प्रकाश की किरण एयर मतलब वायु से जा रही है किसमें, जल में, ठीक। यहां पे हमने क्या करा, अभिलंब खींचा, जिस बिंदु पर ये गिरेगी वहां पे हमने क्या खींच दिया भैया, अभिलंब खींच दिया। यहां पे हमने क्या खींच दिया, अभिलंब खींच दिया। जो किरण ये आ रही इसे आपतित किरण, और ये वायु और जल के लिए, वायु और जल के लिए ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है। जल और कांच, फिर जा रही है जल से कांच में, तो ये हो गई आपतित किरण और ये हो गई अपवर्तित किरण। फिर जा रही है कांच से जल में, कांच से काय में जा रही है, जल में जा रही है, तो ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई अपवर्तित किरण। हमने इस कोण को ले लिया है, ये कोण हमने आई ले लिया है, क्या ले लिया है, आई, आपतन कोण। ये कोण हमने ले लिया है R1। अगर ये R1 है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी R1 हो जाएगा। ये वाला कोण हमने ले लिया है R2, तो ये भी कितना हो जाएगा, R2। इसको हम ले रहे हैं E, क्या ले रहे हैं, E, और ये किसके इक्वल होगा, ये I के इक्वल होगा। हम यहां पे लगाएंगे स्नेल का नियम, क्या लगाएंगे, स्नेल का नियम। तो हम स्नेल का नियम लगाते हैं। तो स्नेल का नियम, प्रकाश जा रहा है वायु से किसमें, वायु से जा रहा है जल में, तो यहां पे साइन आई और यहां पे साइन आर, और आर की जगह क्या कर देंगे, R1। यहां पे क्या है, W, और यहां पे क्या है, N, और यहां पे क्या है, G। तो WNG, WNG, प्रकाश जा रहा है जल से कांच में, जल से कांच में, तो यहां पे लिखिएगा आपतन कोण हो गया हमारा साइन R1 और अपवर्तन कोण हो गया यहां पे साइन R2। देखिए भैया, केवल देखिए, जब ऊपर वाले की बात करेंगे तो इतना देखेंगे, जब ये वाले की बात करेंगे तो ये दोनों को देखेंगे, और जब हम नीचे की बात करेंगे तो इन दोनों को देखेंगे। अब प्रकाश जा रहा है कांच से वायु में, तो GNA बराबर साइन आपतन कोण यहां पे R2, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण यहां पे हो जाएगा E, जिसको हम I लिखेंगे। अब आप यहां पे क्या करेंगे, इन तीनों का गुणा करा दीजिए। किसका किसका भैया गुणा करा दीजिए, ANW गुणा WNG गुणा GNA। तो हमें यहां पे मिलेगा एक, क्या मिलेगा, एक। चाहे तो देखिए सब कुछ क्या हो जाएगा, कैंसिल होके कितना आएगा, एक आएगा, ठीक। आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिएगा, देखिए साइन यहां पे क्या होगा, साइन आई से, ठीक है, या ले साइन आई, ये R1 से ये R1, ठीक है, और ये R2 से R2, कैंसिल हो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हम कैंसिल नहीं करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। अब हमें जो यहाँ पे अंत में मिला है, यहाँ पे देखिए हमें क्या मिला है, हमें ये मिला है, ठीक, हमें मिला है ANW बराबर ANW गुणा WNG गुणा GNA बराबर एक, बराबर एक। तो यहां पे क्या है, इसको यहीं रखेंगे, ये इधर गुणे में, तो इधर काय में आ जाएगा, भाग में, ये भी इधर गुणे में, इधर आ जाएगा भाग, तो WNG, ये N है भैया, N, ठीक। तो ये आ जाएगा 1/ANW गुणा GNA। अब इसको जब हम उल्टा करें तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां पे जो हमें अंत में मिलने वाला है वो देखिए WNG बराबर बटा ANW और ANG, जैसा कि हम वहां बनाते थे, हम क्या बनाते थे, पहले डिवाइड लगाया, जो पीछे उसे ऊपर, जो आगे उसे नीचे, ठीक, और आगे कुछ नहीं तो हवा चपका देते थे। तो ये वही फॉर्मूला डेराइव होके आ गया, ठीक है। कभी आपसे डेरिवेशन क्लास 10th में नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, पता होगा तो आपको पढ़ने में और अच्छा लगेगा। अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, और आगे कॉन्सेप्ट देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। आगे कॉन्सेप्ट बहुत सुंदर NCERT है, वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के बीच संबंध। ये वास्तविक गहराई क्या होती है और आभासी गहराई क्या होती है, जैसे देखिए आप
कोई भी बाल्टी लें और बाल्टी में जब उसकी पेंदी को देखेंगे तो पेंदी आपको वास्तविक दिखेगी। जैसे आप उसमें जल भर देंगे तो वो थोड़ी सी ऊपर उठाई दिखाई देगी। जो वो ऊपर उठी दिखाई देती है उसे कहते हैं, मतलब पास दिखाई देगी आपको थोड़ी, तो उसे कहते हैं हम आभासी गहराई। जो पहले दिख रही थी उसे कहेंगे वास्तविक गहराई। ठीक है, तो इसके बीच एक संबंध होता है। और ऐसा क्यों हुआ? उस जल के कारण हुआ। जल का जो अपवर्तनांक होगा उसी के कारण हुआ, क्योंकि वहां पे हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। तो देखिए हमारे पास क्या है कि ये वास्तव में एक मछली है, मछली जल की रानी है, तो ये मछली है, ये मछली की वास्तविक गहराई है, तो इसको लेंगे h। क्या लेंगे? h। ये वास्तव में मछली यहां पे, तो ये क्या है? वास्तविक गहराई। ठीक, और मछली है कहां? मछली यहां पे है, h डैश। ये हो गई इसकी आभासी गहराई। क्या हो गई? आभासी गहराई। ये इसकी h वास्तविक गहराई है और h डैश क्या है? इसकी आभासी गहराई। ये किसकी वजह से हुई? अपवर्तनांक। किसके? जल के अपवर्तनांक की वजह से। तो यहां पे जो अपवर्तनांक होगा किसका भैया? उस जल का या उस द्रव का, बराबर होगा किसके? वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई। क्या? आभासी गहराई। ठीक, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई के इसके अनुपात जो होगा उसके बराबर क्या आएगा भैया? अपवर्तनांक आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये एक मछुआरा है। पहले जो आदिवासी लोग होते थे, ये आदिवासी तो नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन आदिवासी जो होते थे वो इसी तरीके से शिकार करते थे मछलियों का। लेकिन वास्तव में मछली कहाँ पे है? वो यहाँ पे है, लेकिन ये कहाँ चला रहा है भैया? यहाँ चला रहा है, तो ये तो भूखा ही रह जाएगा। ठीक है, अभी ये पहना हुआ ये भी उतर जाएगा, फिर और क्या करें? ठीक है फिर बात समझिएगा, वास्तव में मछली है यहाँ पे और ये हंट कहाँ कर रहा है? यहाँ पे, तो इसे कभी मछली नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है भैया? तो इसको हंट कहाँ करना चाहिए? यहाँ पे, क्योंकि ये मछली की वास्तविक गहराई है। ठीक है भैया, तो यही वास्तविक गहराई और आभासी गहराई होती है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक पारदर्शी कांच के घन जिसके किनारे की लंबाई 4 सेंटीमीटर के तल पर चिन्हित ब्लॉक बिंदु की स्पष्ट गहराई की गणना करें और कांच का जो अपवर्तनांक है वो 1.6 है। भैया मेरी बात समझिए, सबसे पहले हमें एक घन बनाना है, तो हम यहाँ पे घन बनाते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया? घन बना दिया। चलिए इसका पहले हम कलर बदलते हैं। रे पानी रंग कैसा। देखिए भैया हमने एक घन बनाया, हमारा एक घन बन के तैयार हो गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक पारदर्शी कांच के घन, ये हमारा कांच का घन है, पारदर्शी है, ठीक है, किनारे की लंबाई, तो भैया घन का मतलब सभी भुजाएं यहाँ पे क्या होने वाली? बराबर होने वाली है। तो यहाँ पर इसकी भुजा क्या हो गई? 4 सेंटीमीटर। और इसका जो अपवर्तनांक दिया है n बराबर दिया है 1.6। कितना दिया है? 1.6। तो ये जो इसकी गहराई होगी होगी वास्तविक गहराई। कैसी? वास्तविक गहराई। और जो भी हमें निकालनी है ना स्पष्ट गहराई, जो भी उसको स्पष्ट गहराई निकालनी है, ठीक, ये स्पष्ट गहराई, तो इसकी आभासी गहराई होगी। कौन सी गहराई होगी? आभासी गहराई निकालनी है हमें। कौन सी निकालनी? आभासी गहराई। मतलब यहाँ पे जो एक चिन्हित ब्लॉक है, ठीक है, वो हमें कितना ऊपर उठाई देगा। ठीक है, तो मान लीजिए वो h डैश ऊपर उठाई दिखाई देगा, ये इसकी क्या हो गई? आभासी गहराई हो गई। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे अपवर्तनांक n बराबर, ये हो जाएगा क्या? वास्तविक गहराई और आभासी गहराई। क्या हो जाएगा? आभासी गहराई। ठीक है, तो वास्तविक गहराई भैया हमारी यहाँ पे क्या है? h, और आभासी गहराई क्या है? h डैश। यहाँ पे क्या है? n। ठीक है, तो अपवर्तनांक 1.6 और वास्तविक गहराई में कितना है भैया? 4 सेंटीमीटर। और ये क्या है भैया? h डैश। तो भैया यहाँ पे जैसे ही हम कट करेंगे, 4 चौको 16, 4 चौको 16, तो यहाँ पे 0 पॉइंट कितना आ जाने वाला है? 0 पॉइंट कितना आएगा? अरे ऐसे थोड़ी नहीं आएगा, 4 चौको 16। देखो
ये एच डैश को इधर ले जाएं और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1.6, जीरो हटाएंगे एक पॉइंट, हटाएंगे एक जीरो बढ़ेगा, फिर 16 पंचे 80, उसका आधा कर देंगे तो 2.5 क्या सेंटीमीटर, ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से पढ़ना है, कोई चिंता नहीं, मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। जितने भी राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि देखो वो हॉस्टल से ज़्यादा बाहर निकल नहीं पाते हैं, हॉस्टल में रहते हैं। ठीक है, तो वो आराम से मेरे लेक्चर को अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छे से पढ़ें। और जितने भी हॉस्टल वाले स्कूल हैं तो वो आराम से लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए भैया, पार्श्व विस्थापन, पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं, इसे पार्श्विक विस्थापन भी कहते हैं और पार्श्व विस्थापन भी कहते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले पहले मैं आपको कुछ और समझाना चाहता हूं, बात समझिएगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक बीकर है, क्या है भैया, ये हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर है और बीकर में ठीक यहां पे कोई स्पॉट है। अब हम बाहर एक आंख बनाने वाले हैं, तो हमने ये आंख बना दी, बना दी है। तो कोई भी वस्तुओं में कैसे दिखती है, पहले प्रकाश की किरण उस वस्तु पे गिरेगी और वस्तु से चलकर हमारी आंख पे आएगी और आंख की रेटिना पर हमें क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रकाश आया होगा कहीं ना कहीं स्रोत से, इस वस्तु पे गिरा होगा और वस्तु के गिरने के बाद भैया कहां पे गया होगा, इसका रंग परिवर्तित कर देते हैं ताकि आपको और अच्छा दिखे। और हमें प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम कितनी रे चाहिए, प्रकाश की किरणें हमें 2 रे चाहिए। तो हमने 2 रे को भैया यहाँ पे क्या कर दिया, मिला दिया भैया। देखिए, तो प्रतिबिंब जितना वास्तविक गहराई पे था, तो ये वास्तविक गहराई थी हमारी, थी कितनी, एच, कितनी थी भैया, एच। ठीक है भैया, कोई बात, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पे। इसके बाद देखिए हम क्या करने वाले हैं, इस बीकर में हम कोई फ्लूइड भरेंगे, क्या भरेंगे भैया, फ्लूइड। तो जैसे हम इसमें कोई द्रव भरेंगे, जैसे हम इसमें द्रव भरते हैं, बात समझिए, हमने इसमें द्रव भरा, तो जैसे हम इसमें द्रव भर रहे हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, द्रव भरा। अब होगा प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए अपवर्तन कैसे, पहले हम यहां पे अभिलंब खींचेंगे, प्रकाश की किरण पहले सीधे जा रही थी, अब जाएंगी, ये माध्यम क्या है हमारे लिए, सघन, और ये क्या है, विरल, क्या है, विरल। प्रकाश की किरण जाएगी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, किस माध्यम भैया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी, यही प्रकाश की किरण जो है, ठीक है, यही प्रकाश की जो किरण है अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। और इसी प्रकाश की किरण को हम क्या करेंगे, डैश डैश करके पीछे की ओर जब मिलाएंगे, तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा भैया, यहां पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब देखिए कैसा बनेगा, यहां पे हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब। ये हमारी कौन सी गहराई है, वास्तविक, कौन सी भैया, वास्तविक गहराई। और ये हमारी कौन सी गहराई हो जाएगी, आभासी, कौन सी, आभासी गहराई हो जाएगी। तो वस्तु हमें कहां दिखेगी भैया, वस्तु हमको दिखेगी इस जगह पे, किस जगह पे, इस जगह पे। ये किसकी वजह से होता है, प्रकाश के अपवर्तन की वजह से होता है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। अब पार्श्व विस्थापन क्या होता है, पार्श्व विस्थापन, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो पार्श्व विस्थापन को
पढ़ने के लिए फिर से मुझे यहां पर एक डायग्राम खींचना पड़ेगा, तो मैं डायग्राम देखिए बना रहा हूं। मैं यहां पे बना रहा हूं कांच का एक स्लैब, एक हमारे पास पृष्ठ है, आयताकार पृष्ठ है कांच का, वो हमने यहां पे बनाया। कांच का हमने एक पृष्ठ बनाया। प्रकाश की किरण को देखिए हम आपतित करा रहे हैं। पहली प्रकाश की किरण हमने यहां पे गिराई, ठीक। जैसे हमने प्रकाश की किरण गिराई, यहां पर हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा। क्या खींचा, अभिलंब खींचा। अब प्रकाश की किरण जा रही है वायु से, किसमें, वायु से जा रही है किसमें, कांच में। तो वायु हो गया हमारे लिए विरल माध्यम और कांच हो गया सघन माध्यम। तो प्रकाश की किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था। कैसे निकल जाना था भैया, सीधे। लेकिन प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि फिर यहां पर एक अभिलंब खींचेंगे। अब कांच था और फिर क्या है, ये वायु है। तो अब फिर प्रकाश की किरण जा रही कांच से वायु, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो अब प्रकाश की किरण अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी। जबकि प्रकाश की किरण को, जबकि प्रकाश की किरण को यहां पे क्या होना चाहिए था, सीधे निकल जाना चाहिए था, और यहां पे दूर हट गई। ये हमारा जो कोण होता है इसे कहते हैं आपतन कोण, इसे कहेंगे अपवर्तन कोण। ये भी क्या होगा, आर होगा। ये हमारा होगा निर्गत कोण। ये हमारा अभिलंब पहले पृष्ठ का और ये द्वितीय पृष्ठ का। यहां पर पहले पृष्ठ का आपतन बिंदु और ये द्वितीय पृष्ठ का आपतन बिंदु, ठीक है। उसके बाद ये पार्श्व विस्थापन क्या होता है, देखिए जब हम यही प्रकाश की किरण को, यही प्रकाश की किरण को आगे डेड डैश करें, क्या करें भैया, डेड डैश, ठीक। ये जो आ रही थी इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं और इसको, तो देखिए ये एक दूसरे के क्या है, समांतर है। और इनके बीच जो ये विस्थापन आ रहा है इसी को हम कहते हैं पार्श्व विस्थापन, या ऐसे कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। क्या कहते हैं भैया, पार्श्विक विस्थापन, ठीक है भैया। कोई दिक्कत, हमने इसी प्रकाश की किरण को क्या कर दिया, आगे बढ़ा दिया। अब आप यहाँ पे रे को चला के जरूर दिखाइएगा कि प्रकाश की किरण कैसे आ रही हैं और कैसे अपवर्तित हो रही हैं, ठीक है। उसके बाद और बातें समझिएगा। आप यहाँ पे आई को लिखेंगे, आई हमारा कौन सा कोण है, तो आपतन कोण है। कौन सा, आपतन कोण है। उसके बाद हमारा आर क्या है, अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। ई क्या है, देखो इसको हम डैश ले लेते हैं, ठीक है, तो झंझटी खत्म। आर डैश क्या होगा, आपतन कोण, आपतन कोण। एक बात जरूर बता दीजिएगा, ये प्रथम सरफेस के लिए है और ये द्वितीय सरफेस के लिए। ई हमारा हो जाएगा निर्गत कोण। क्या हो जाएगा, निर्गत कोण। उसके बाद आप N1 बता दीजिएगा अभिलंब प्रथम सतह का, और ये क्या है, द्वितीय सतह का। ये क्या है, दोनों अभिलंब है। क्या है भैया, अभिलंब है। मैं आपको 100% एनसीईआरटी पढ़ाता हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने भी हॉस्टल वाले स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ाई में कंटेंट मिलने में दिक्कत होती है वो इससे पढ़े, बहुत मतलब बेहतर कंटेंट है ये, ठीक है, प्योर एनसीईआरटी है, ठीक। आगे की ओर बढ़ते हैं हम, ठीक। क्रांतिक कोण तथा पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक, इसको पढ़ना है जो लोग बहुत अच्छे लेवल की आगे तैयारी करने वाले हैं, हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जो, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रांतिक कोण और पूर्णांतरिक कोण को केवल हम समझाएंगे, ठीक है। केवल हमें इसकी स्टडी करनी है, इसके बारे में लिखना नहीं है, ठीक है।
देखिए यहां पे जो हमने पहला माध्यम लिया है, ये माध्यम हम सघन लेंगे और दूसरा वाला माध्यम विरल लेंगे, या ये माध्यम पहला है और ये माध्यम दूसरा है। वैसे ही सब में है, तीनों में। ये अभिलंब हो गया हमारा। और आप सबने पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी है कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो इस प्रकाश की किरण को अगर अपवर्तन नहीं होता तो ये सीधे निकल जाती। ये प्रकाश की किरण आ रही है, हमने पढ़ा है जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये दूर हट गई। ये हमारा क्या है, आपतन कोण, ये हमारा क्या है, अपवर्तन कोण। यदि इस दशा में जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। यदि इसी दशा में आपतन कोण मतलब आई का मान बढ़ाएं तो आर का मान भी बढ़ता है। आई का मान हम इतना बढ़ा दें, आई का मान हम इतना बढ़ा दें कि आर जो हो वो कितना हो जाए, 90 हो जाए। कितना हो जाए भैया, 90। ये कितना हो जाए, आर 90 डिग्री हो जाए। तो ये आई बन जाता है सी, जिसे कहते हैं क्रांतिक कोण। क्या कहते हैं भैया, क्रांतिक कोण। ठीक है, कहते हैं सघन माध्यम में बना, ये सघन माध्यम में कौन सा कोण है, आपतन कोण। सघन माध्यम में बना आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में बने अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री, तो ये कहलाता है क्रांतिक कोण। ये होता है n बराबर 1/sin c, n बराबर 1/sin c। n यहाँ अपवर्तनांक है और c क्या है, क्रांतिक कोण। c क्या है भैया हमारे पास, c हमारा है क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण है भैया। उसके बाद हमें अभी भी चैन नहीं, प्रकाश की किरण सघन से विरल में गई, क्या हो गई, अभिलंब से दूर हट गई। आपतन कोण का मान बढ़ा या अपवर्तन कोण का मान बढ़ा, आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया भैया, ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन हमें अभी भी चैन नहीं, ये कितना है भैया, यहां से 90 है। हमें अभी भी चैन नहीं, हम आपतन कोण को और बढ़ाएंगे। और अगर आपने अब आपतन कोण का मान जरा सा भी बढ़ा दिया, मैंने क्या कहा, अगर इस दशा में अगर आपने आपतन कोण का मान जरा सा भी बढ़ा दिया तो संपूर्ण प्रकाश जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। जिस माध्यम से आया है उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। प्रकाश की इस घटना को, प्रकाश की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं भैया, ये आई है और ये क्या है, आर है। तो यहाँ पे एंगल जो कोण होगा, कोण आई कोण आर के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे हम कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अपवर्तन में परावर्तन पढ़ लिया हमने। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी होती हैं शर्तें। क्या होती हैं, शर्तें। ठीक, कंडीशन, कंडीशन, इसकी कंडीशन क्या होती हैं ये हमें पढ़ना है। तो देखिए पहली शर्त ये होती है कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जानी चाहिए किससे, सघन माध्यम से, किसमें, विरल माध्यम में। आपने देखा होगा प्रकाश जा रहा है सघन से विरल, किसमें, सघन से विरल, सघन से विरल। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तभी क्या होगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहली शर्त ये है। और दूसरी शर्त भी लागू होनी चाहिए तभी होगा। ठीक है, तो दूसरी शर्त क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब हुआ जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से ज्यादा है। आई यहां पे क्या है, आपतन कोण, क्या है, आपतन कोण है। और आर हमारा क्या है, आर हमारा है अपवर्तन कोण। क्या है, अपवर्तन
अपवर्तन कोण। क्या है भैया? अपवर्तन कोण। ठीक, और सी क्या है? क्रांतिक कोण। क्या है? क्रांतिक कोण। ये बात समझ में आ रही है? तो आपतन कोण हमारा होता है आई। ये ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, या बराबर भी, कंडीशन बराबर पे भी लग जाती है क्रांतिक कोण से। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। दोनों आपको कंडीशन याद होनी ही चाहिए। ठीक है, आनी ही चाहिए भैया। अगर हिंदी माध्यम के बच्चों को बहुत अच्छा कंटेंट, ठीक है, प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है, तो उनको भैया अपनी तरफ से मेहनत करें। भैया मुझे भी मेहनत लगती है सब बनाने में, तो आप भी मेहनत करनी है आपको। और अगर आप इस एज में मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार है भैया, आगे के लिए आपके प्रॉब्लम और आने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन के अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग में सबसे पहला बहुत बेहतर उदाहरण है, जो इंटरनेट की जो केबल होती है ना, वो स्पेशल टाइप की केबल होती है, उसे हम कहते हैं प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। क्या कहते हैं हिंदी में? प्रकाशिक तंतु। क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ठीक, इसमें प्रकाश का क्या होता है? बार बार प्रकाश क्या होता है? परावर्तित होता रहता है। क्या होता है? परावर्तन। और यहाँ कौन सा परावर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक, उसके बाद हीरे का चमकना। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना मैं लिख देता हूं, हीरे का चमकना। जो हीरा चमकता है किसकी वजह से? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा हमारा चमकता है। और मिराज, मिराज को कहते हैं मरीचिका। मरीचिका। तो हीरा जो चमकता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। और मरीचिका जो होती है रेगिस्तान में, ठीक है, जब गर्मी ज्यादा होती है दिन में, तो उस समय हमें वस्तुओं के उल्टे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मरीचिका। क्या कहते हैं भैया? मरीचिका। ठीक है,